जुलाई 1, 1999। दुनिया एक नए मिलीनियम के लिए तैयार हो रही थी। .com बबल अपने पीक पर था, यूरो नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन जापान के अंदर एक ऐसी साइलेंट रिवॉल्यूशन शुरू हो रही थी जो ग्लोबल फाइनेंस का पूरा लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसी कहानी जहां ऑर्डिनरी जापानीज हाउसवाइफ्स ने अपने घर के किचन टेबल से वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े बैंकर्स को चैलेंज कर दिया। उन्हें दुनिया मिस वटानबे के नाम से जानती है और ये कहानी है उनकी एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की जिसने दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स को हिलाकर रख दिया। चलो जरा पीछे चलते हैं 1980s। उस वक्त जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के दाम आसमान छू रहे थे। लोगों को लगता था जापान दुनिया का फाइनेंशियल सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन जैसे कहते हैं जो ऊपर जाता है एक दिन नीचे भी आता है। 1990s के शुरू होते ही सब कुछ बदल गया। जापान का इकोनॉमिक बबल फट गया, स्टॉक मार्केट गिर गए, रियल एस्टेट के दाम भी कोलैप्स हो गए और ट्रिलियंस ऑफ येन का वेल्थ एक रात में हवा हो गया। जो कंट्री कल तक इकोनॉमिक पावर हाउस थी, आज वो लॉस्ट डिकेड का सामना कर रही थी। had 2 lost decades. बैंक ऑफ जापान ने इकोनॉमी को बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। आइडिया सिंपल था, अगर पैसा सस्ता होगा तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे और इकोनॉमी चलेगी। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जापानीज लोगों के सेविंग्स बैंक में पड़े पड़े घुट रहे थे। इंटरेस्ट रेट इतना कम था कि पैसा रखना भी बेकार लग रहा था। और इसी बेचैनी के बीच जापान के घरों में एक नई सोच जन्म ले रही थी। किचन टेबल पर बैठी हुई ऑर्डिनरी हाउसवाइफ्स अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए कुछ नया करने वाली थी। उनका नाम था मिस वटानबे। जापान में वटानबे 5th मोस्ट कॉमन सरनेम है और यहाँ ये नेम हर ऑर्डिनरी जापानीज हाउसवाइफ का रिप्रेजेंटेशन बन गया। जापान के घरों में फाइनेंस मैनेज करना ज्यादातर वुमेन्स करती हैं और जब उन्होंने देखा कि उनकी बैंक सेविंग से कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही तो उन्होंने डिसाइड किया ये पैसा अब जापान से बाहर इन्वेस्ट करना होगा। यहीं से शुरू होती है एक ग्लोबल फेनोमेनन, मिस वटानबे का फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन। तो अब सोचो, तुम एक जापानीज हाउसवाइफ हो, अपनी फैमिली के फाइनेंसेस संभालती हो और सेविंग्स का हर येन सोच समझ कर खर्च करती हो। लेकिन जब तुम देखते हो कि जापान के बैंक्स में इंटरेस्ट रेट लगभग 0 के बराबर है तो लगता है पैसा तो बस पड़ा ही रह गया। और यहीं से मिस वटानबे का सोचने का तरीका बदला। उसने एक नया आइडिया सोचा, अगर जापान में पैसा सस्ता मिलता है तो मैं यहाँ से लोन लेकर किसी ऐसे देश में इन्वेस्ट क्यों ना करूँ जहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता हो। यहीं से शुरू होता है कैरी ट्रेड का कॉन्सेप्ट और इसी ने ऑर्डिनरी हाउसवाइफ को ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का अनसीन प्लेयर बना दिया। कैरी ट्रेड का मतलब होता है एक ऐसी करेंसी में बोरो करना जहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो और इन्वेस्ट करना उस करेंसी में जहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो। जैसे जापान में येन पर लोन लेना और उसी पैसे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इन्वेस्ट कर देना। येन का इंटरेस्ट रेट मान लो सिर्फ 0.5% है और ऑस्ट्रेलिया में डिपॉजिट पर 5% इंटरेस्ट मिलता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस वही तुम्हारा प्रॉफिट है। चलो करेंसी सिस्टम को फ्रूट के एग्जांपल से समझिए। जापान है एप्पल सिटी और ऑस्ट्रेलिया है ऑरेंज सिटी। एप्पल सिटी बैंक हर 100 एप्पल पर तुम्हें एक एक्स्ट्रा एप्पल देता है, लेकिन ऑरेंज सिटी बैंक हर 100 ऑरेंज पर आपको 5 ऑरेंज फ्री मिलते हैं। तो ऑब्वियस है तुम अपने एप्पल्स बेचकर ऑरेंज लेना पसंद करोगे और एक्स्ट्रा ऑरेंजेस कमाओगे। बस ऐसे ही मिस वटानबे ने येन को कन्वर्ट करके फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस ही उनका प्रॉफिट बन गया। एक सिंपल घर की औरत, एक पर्सनल कंप्यूटर और थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज, इतना ही काफी था एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के लिए। 1999 से लेकर 2000 के शुरुआती दिनों तक लाखों जापानीज हाउसवाइफ्स ने ये कैरी ट्रेड स्ट्रेटेजी अपनाई और धीरे धीरे टोक्यो के किचन टेबल से लेकर वॉल स्ट्रीट तक मिस वटानबे एक नाम नहीं एक फेनोमिनन बन गया। उन्होंने ग्लोबल करेंसी मार्केट्स को लिटरली हिला दिया। येन पर उनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था, एक हेज फंड और इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी उनके मूव्स को क्लोजली ट्रैक करने लगे। लेकिन हर प्रॉफिट के पीछे एक रिस्क छिपा होता है और मिस वटानबे के लिए वो रिस्क था करेंसी का बदलता वैल्यू, क्योंकि कैरी ट्रेड एक डबल एज स्वॉर्ड है। अगर येन की वैल्यू बढ़ गई तो पूरी मेहनत एक रात में 0 हो सकती है और 1998 में यही होने वाला था। 1998 दुनिया एक नई फाइनेंशियल युग में कदम रख रही थी। इंटरनेट बूम शुरू हो रहा था और ग्लोबल ट्रेड तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। लेकिन इस नए दौर के बीच एक ऐसी ट्रेजेडी होने वाली थी जो पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के फाउंडेशन को हिला देगी और इसका एपिसेंटर था रशिया।
कोल्ड वॉर के बाद रशिया अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड कर रहा था। ऑयल और गैस एक्सपोर्ट पे उसका पूरा भरोसा था। गवर्नमेंट ने बहुत सारे शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशू किए ताकि पैसा आता रहे और सिस्टम चलती रहे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ऑयल के प्राइस गिर रहे थे और रशिया के पास अपने लोन चुकाने के लिए पैसे ही नहीं बचे। 17 अगस्त 1998 रशियन गवर्नमेंट ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया, हम अपने डेब्ट को रिपे नहीं कर सकते। बस इतना कहना था और ग्लोबल मार्केट्स में तबाही मच गई। इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए, करेंसीज क्रैश होने लगी और सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ जापानीज कैरी ट्रेड पर। उन दिनों मिस वटानबे जैसे लाखों लोग फॉरेन करेंसीज में हैवीली इन्वेस्टेड थे। उन्होंने येन में लोन लिया था और रशिया और दूसरे एमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट किया था क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता था। लेकिन जैसे ही रशिया कोलैप्स हुआ, इन्वेस्टर्स ने पैनिक में अपने सारे एसेट सेल करने शुरू कर दिए और अपना पैसा वापस येन में कन्वर्ट कर लिया। रिजल्ट, येन की वैल्यू तेजी से बढ़ने लगी। जब येन स्ट्रॉन्ग होता है तो उन सब लोगों को लॉस होता है जिन्होंने येन बोरो करके इन्वेस्ट किया होता है कई दूसरी करेंसी में। और यहाँ भी वही हुआ, एक के बाद एक पोजीशन लिक्विडेट होने लगी। ग्लोबल मार्केट्स में शॉकवेव्स घूम गई। इवन बिग हेज फंड्स जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट कोलैप्स के किनारे आ गए। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लो इंटरेस्ट पे पैसा बोरो करना और हाई इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करना, अब एक फाइनेंशियल टाइम बूम बन गया था। लाखों लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई और दुनिया ने समझा फाइनेंशियल वर्ल्ड में कोई भी सिस्टम सेफ नहीं होता। 1998 का रशियन क्राइसिस ने दुनिया को एक बड़ा सबक दिया, लेवरेज और स्पेकुलेशन कभी भी कंट्रोल से बाहर जा सकती है। लेकिन इसके बाद एक और पावरफुल शिफ्ट आने वाला था, एक ऐसा शिफ्ट जहां यही कैरी ट्रेड फिर से आएगी एक नए अंदाज में। और इस बार स्टेज तैयार था अमेरिका के लिए। 1999 के बाद दुनिया एक नए फाइनेंशियल युग में दाखिल हो चुकी थी। रशिया के क्राइसिस के बावजूद मार्केट्स ने फिर से रिकवरी दिखाई और सबसे तेज ग्रो कर रहा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वॉल स्ट्रीट पर नए फाइनेंशियल जीनियस उभर रहे थे जिनके लिए रिस्क लेना एक आर्ट था और लेवरेज एक वेपन। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को काफी लो रखा, बैंक्स को पैसा सस्ता मिल रहा था और इन्वेस्टर्स फिर से कैरी ट्रेड के मजे लेने लगे। लेकिन इस बार गेम और बड़ा था। अब ये सिर्फ करेंसी का नहीं, डेब्ट और डेरिवेटिव्स का गेम बन गया। वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स समझ गए थे, अगर तुम चीप पैसा बोरो करके कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डाल दो तो रिटर्न्स एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, क्रेडिट कार्ड स्वाइप, ये सब नए टूल बन गए थे पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस सिस्टम का बेस था इजी मनी। सोचो इकोनॉमी एक बलून की तरह है, हर बार जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम करता है ये बलून में और हवा भर जाती है। हर कोई खुश है, इन्वेस्टर, बैंकर्स और कंज्यूमर्स, सबको लगता है पैसा आसानी से मिल रहा है। लेकिन कोई नहीं समझता कि ये हवा कभी न कभी फटनी जरूर है। यही है कैरी ट्रेड का साइकोलॉजिकल ट्रैप। जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है तुम्हें लगता है ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है, लेकिन जब मार्केट रिवर्स होता है तो हर एक प्लेयर एक ही काम करता है, सेल सेल सेल। और यही है चैन रिएक्शन है, ज्यादा सेल करने की वजह से फाइनेंशियल मेल्टडाउन में बदल जाता है। 2000 की शुरुआती दिनों में यही कैरी ट्रेड माइंडसेट बिग इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे लेमन ब्रदर्स, गोल्डमैन सैच्स और हेज फंड्स के डीएनए का हिस्सा बन गया था। उनके लिए चीप मनी एक ड्रग थी और लेवरेज उनका एडिक्शन है। जब तक इंटरेस्ट रेट्स लो रहे प्रॉफिट स्काई हाई थे, लेकिन जैसे ही रेट्स बढ़ने लगे गेम पलट गया। 2006 से लेकर 7 के आसपास ये कैरी ट्रेड का वर्जन एक नए बबल को जन्म दे रहा था, हाउसिंग बबल। घर हर महीने महंगा हो रहा था और हर कोई सोचता था प्रॉपर्टी कभी नीचे नहीं जाएगी। लेकिन हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है और इस बार क्रैश आने वाला था सबसे पावरफुल इकोनॉमी में और इस बार उसने पूरी दुनिया को रिसेशन के दौर में धकेल दिया। 2007 में वॉल स्ट्रीट पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, हर कोई घर खरीद रहा था, बैंक्स लोन दे रहे थे बिना कुछ सोचे समझे और टीवी पर एक्सपर्ट्स कह रहे थे द मार्केट विल ओनली गो अप। लेकिन असल में ये सब एक साइलेंट स्टॉर्म का बिल्डअप था, एक ऐसा तूफान जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी डूबने वाली थी। जब अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने 2001 के बाद इंटरेस्ट रेट को लगातार लो रखा, तब चीप मनी का दौर शुरू हुआ। बैंक्स ने ये पैसा लोगों को लोन्स के फॉर्म में देना स्टार्ट किया और हर लोन के अगेंस्ट एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन गया, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी यानी MBS। हर लोन एक इन्वेस्टमेंट बन गया और हर घर एक ट्रेडिंग एसेट। सोचो इकोनॉमी एक डोमिनो लाइन है,
पहला डोमिनो है चीप लोन से, दूसरा राइजिंग हाउस प्राइसेस और तीसरा इन्वेस्टर ग्रीड। जब तक ये डोमिनो एक डायरेक्शन में गिरते रहे सब खुश थे, लेकिन जैसे ही पहला डोमिनो उल्टा गिरा पूरी चेन टूट गई। 2007 के मिड में इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़ने लगे, लोगों के लिए अपने होम लोन चुकाना मुश्किल होने लगा, डिफॉल्ट्स बढ़ने लगे और इन्वेस्टर को समझ आया ये मोर्टेज सिक्योरिटी एक्चुअली वर्थलेस है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक ऐसे सिस्टम में लॉक हो गए थे जो कोलैप्स होने के किनारे पर था। लेहमान ब्रदर्स जो एक वक्त में वॉल स्ट्रीट का जियांट था, सितंबर 2008 में बैंकरप्ट हो गया। एक रात में ग्लोबल मार्केट्स क्रैश कर गए, बैंक्स एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बंद कर दिए और लिक्विडिटी फ्रीज हो गई। यानी सिस्टम में पैसा था लेकिन कोई उसे मूव करने के लिए रेडी ही नहीं था। अब सवाल उठता है इसका कैरी ट्रेड से क्या लेना देना। सिंपल है, पूरा अमेरिकन सिस्टम एक कैरी ट्रेड पर चल रहा था। चीप मनी बोरो करो और रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करो। जब तक इंटरेस्ट रेट लो था सब सेफ लग रहे थे, लेकिन जैसे ही रेट्स बढ़ने लगे कैरी अनविंड होने लगा। लोगों ने अपना पैसा वापस लेना शुरू किया, मार्केट में लिक्विडिटी गायब और सिस्टम कोलैप्स। मिलियंस ऑफ अमेरिकन ने अपने घर खो दिए, बैंक्स बंद हो गए, जॉब्स गई और एक पूरी जनरेशन ने सीखा ग्रीड हैज ए प्राइस। जो लोग सोच रहे थे कि उनका होम एक ड्रीम है, वो एक फाइनेंशियल नाइटमेयर बन गया। 2008 के क्रैश का शॉक वेव पूरी दुनिया में घूम गया। जापान, यूरोप, इंडिया सब इम्पैक्ट में आए। स्टॉक मार्केट्स 50% तक गिर गए और गवर्नमेंट्स को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पंप करने पड़े ताकि सिस्टम दोबारा स्टेबल हो। ये था वो मोमेंट जब दुनिया ने देखा एक छोटी सी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी जो एक टाइम पर एक जापानीज हाउसवाइफ के किचन टेबल पर शुरू हुई थी, कैसे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है। ये था एंड ऑफ एन एरा और बिगिनिंग ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 2009 रिसेशन के तूफान के बाद दुनिया धीरे धीरे संभल रही थी। मार्केट्स तबाह हो चुके थे लेकिन एक नया चैप्टर लिखा जा रहा था, एक ऐसा चैप्टर जहाँ पुरानी गलतियों से कुछ लोग सीख रहे थे और कुछ लोग नए मौके ढूंढ रहे थे। और इसी वक्त एक बार फिर से कैरी ट्रेड दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में वापस आ गया, लेकिन इस बार और भी पावरफुल फॉर्म में। 2008 के क्रैश के बाद ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जैसे यूएस फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान एक ही मिशन पर थे, सिस्टम को बचाओ और इकोनॉमी को दोबारा ग्रो करवाओ। इसके लिए उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई, पैसा प्रिंट करो और सिस्टम में डालो। सोचो इकोनॉमी एक बीमार पेशेंट की तरह है, डॉक्टर है सेंट्रल बैंक ने उसे जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा ग्लूकोज चढ़ा दिया। अब पेशेंट जिंदा तो है लेकिन आर्टिफिशियली एनर्जेटिक है। बस वही हुआ ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को नियर जीरो कर दिया, बैंक्स के पास पैसा फिर से बढ़ गया और इन्वेस्टर्स के लिए चीप मनी का दौर वापस आ गया। लेकिन इस बार कैरी ट्रेड का स्कोप और बड़ा हो गया। अब ये सिर्फ करेंसी ट्रेड नहीं रहा, ये स्टॉक मार्केट्स, रियल एस्टेट और इवन क्रिप्टो तक पहुंच गया। इन्वेस्टर्स ने लो इंटरेस्ट करेंसीज जैसे येन और डॉलर बोरो किया और इन्वेस्ट किया हाई यील्डिंग मार्केट्स में, ब्राजील, इंडिया, टर्की, साउथ अफ्रीका जैसी एमर्जिंग कंट्रीज में। वहाँ इंटरेस्ट रेट हाई थे और ग्रोथ भी एक्सप्लोजिव थी, मतलब रिटर्न्स गारंटेड लग रहे थे। दुनिया भर का पैसा एक बार फिर एक ही डायरेक्शन में बहने लगा, चेस हायर रिटर्न्स। ये पैसा डेवलपिंग नेशंस और स्टॉक और बॉन्ड्स मार्केट्स में जाने लगा। उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होने लगी और लोकल इकोनॉमिक्स बूमिंग लग रही थी। फॉर एग्जांपल इंडिया 2010 के दौरान एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बन गया था। कैरी ट्रेड का पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमर्जिंग इकोनॉमिक्स को पंप कर रहा था। लेकिन जैसे पहले हुआ था, ये सिस्टम एक इल्यूजन था, टेम्परेरी स्टेबिलिटी, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट रेट लो रहे कैरी ट्रेड प्रॉफिटेबल था। लेकिन जैसे ही सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट्स बढ़ाए, ये पैसा निकलने लगा और हर बार जब ये अनविंड होता है तो एक छोटी सी मार्केट करेक्शन एक बड़ा क्राइसिस बन जाती है। 2020 के बाद कोविड-19 के दौरान फेडरल रिजर्व ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स सिस्टम में डाल दिए, स्टॉक मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पर चला गया। लेकिन जब 2022-23 में इन्फ्लेशन बढ़ा और रेट्स इंक्रीज हुए, फिर से वही पैटर्न रिपीट हुआ, कैरी ट्रेड अनविंड होने लगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ और एमर्जिंग मार्केट्स पर प्रेशर आ गया। ये साइकिल हर दौर में रिपीट होती है। लो इंटरेस्ट, एक्सेस लिक्विडिटी, एसेट बूम, पैनिक एंड क्रैश। बस टाइम और टूल्स बदल जाते हैं। 1998 में ये येन था और 2008 में हाउसिंग और मोर्टेज और आज स्टॉक्स और क्रिप्टो। कैरी ट्रेड हर दौर में एक नया मास्क पहनकर लौट आता है। इसीलिए कहते हैं मार्केट्स कभी गलती नहीं करते, बस इंसान सीखते नहीं है। कैरी ट्रेड ने दुनिया को एक सिंपल लेसन दिया है, इजी मनी कभी फ्री नहीं होता। आज नहीं तो कल सिस्टम अपना हिसाब जरूर मांगता है।